हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। तो 3 क्लास ट्रांसफार्मर में हो चुकी है, तो हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले हमने ट्रांसफार्मर के टाइप्स पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक था हमारा कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए जनरली हमने बताया था कि 200 kVA से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं, और 5 kVA से लेकर 200 kVA तक के जो बीच में ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, पूरे ट्रांसफार्मर के जो मेन भाग होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें होता है कोर। ठीक है, तो कोर के बारे में हमने बताया हुआ है कि कोर क्या होती है। कोर होती है जिसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। कोर ये होता है, यही कोर होता है, और इसी कोर के ऊपर ट्रांसफार्मर की क्या होती है, बाइंडिंग होती है। अब एक कोर मतलब इसमें ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है, बेरी टाइप होता है। जो कोर होता है ये विभिन्न प्रकार की स्टैंपिंग का बना होता है, जिसमें ई और आई स्टैंपिंग होता है, यू स्टैंपिंग का भी होता है, एम का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, तो वे देख लीजिएगा। तो कोर के बारे में मतलब कोर होता है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर की क्या की जाती है, बाइंडिंग की जाती है। दूसरा है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग हमेशा वो होता है जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं। और सेकेंडरी बाइंडिंग वो होता है जिसको हमेशा हम क्या करते हैं, लोड से जोड़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो होती है जो हमेशा सप्लाई वाले सिरे से जुड़ी होती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग वो होती है जो किससे जुड़ी होती है, ये हमेशा लोड से जुड़ी होती है। क्लियर है। और ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी होती हैं, ये मैग्नेटिकली जुड़ी होती हैं, मतलब ये चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। इस वाले को हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, और इसकी वजह से इसका क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है दूसरे कॉइल का। क्लियर है। तो प्राइमरी बाइंडिंग आप लोगों ने देख लिया, और सेकेंडरी बाइंडिंग। फिर है आयल टैंक, ट्रांसफार्मर आयल। आयल टैंक की ज़रूरत क्या पड़ी, इसको हम और आगे मतलब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आयल टैंक देखो, ये फिगर हम डायग्राम यहाँ पे देख लें एक बार। तो देखिए ये पूरा जो है आपका क्या है, ये पूरा ये मतलब डायग्राम है। तो एक बार हम यहाँ से जल्दी ओवरव्यू लेके फिर इसको डायग्राम को समझाते हैं आप लोगों को। आयल टैंक, आयल टैंक क्या होता है, आयल टैंक देखो ऊपर ही लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। जल्दी गाँव में जो देखोगे 63 kVA तक के, जो 25 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं, 63 kV से ऊपर के, उसमें लगा होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या है, उसमें मतलब तेल भरा होता है। तेल भरने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो एक कंजर्वेटर टंकी की बेलनाकार सिलेंडर की तरह होता है, इसमें तेल भरा होता है, और आयल गेज लगा होता है। आयल गेज जैसे गाड़ी में कोई चीज़ तेल को इंडिकेट करता है कितना तेल बचा हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग है हमारी, ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये क्या है, पूरी रूप से जो इसमें डूबी हुई है, इसको कूलिंग करने का काम करता है। जो ट्रांसफार्मर आयल होता है, क्योंकि देखोगे कोई भी बाइंडिंग है जब वर्किंग कंडीशन में आएगी तो क्या होगा, उस समय उस पर लोड पड़ेगा, और लोड करने से वजह से बाइंडिंग क्या होगी, हीट होगी, और हीट होकर गर्म होने से इसके जलने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको कूलिंग करने के लिए एक विशेष प्रकार का तेल डाला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो कौन सा आयल होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ये पैराफिन आयल होता है एज इंसुलेटर। तो ये जो तेल डाला जाता है वो कुचालक होता है विद्युत का, यानी इंसुलेटर की तरह होता है। तो ये जो पूरी बाइंडिंग देखो, ये 3 बाइंडिंग यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, ये तीनों बाइंडिंग एसटी की है, मतलब प्राइमरी साइड की है। तो ये क्या होता है, तेल में पूरा डूबा रहता है। तो तेल का काम है मतलब ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को ठंडा करना। तो ये तेल मतलब इसको ठंडा करने में क्या होता है, थोड़ा सा एक ख़त्म भी हो जाता है। तो उसी को लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आयल गेज लगा हुआ है, जो क्या होता है, तेल जब भी ख़त्म होता है तो इसके थ्रू तेल क्या होता है, मतलब इसमें चला जाता है। तेल को इसमें निकालने के लिए और इन करने के लिए देखो यहाँ पे अभी कूलिंग पाइप पे आते हैं, आयल इनलेट बाल्व और आयल आउटलेट बाल्व। इनलेट का मतलब अंदर करना। तो देखो यहाँ पे इनलेट बाल्व लगा हुआ है, आयल इनलेट बाल्व है, जो तेल को क्या करता है, इसके अंदर डाला जाता है। और जो आउटलेट बाल्व है, क्या है, आउटलेट बाल्व है, यहाँ पे देखो ए वाला लगा हुआ है, आउटलेट बाल्व ए वाला हिस्सा, जहाँ से तेल को खोल के हम बाहर निकालते हैं। यानी यहाँ से हम तेल को डालते हैं ट्रांसफार्मर में, और यहाँ से क्या करते हैं, तेल को बाहर निकालते हैं। तो ये आउट मतलब आयल इनलेट बाल्व हो गया और आउटलेट बाल्व हो गया। आयल गेज, आयल गेज हमने बताया, आयल गेज यहाँ पे लगा हुआ है, जो क्या करता है, वो इस ट्रांसफार्मर को बताता है कि मतलब इसमें कितना तेल की मात्रा कितनी है। इस गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ से तेल को हम कम बेसी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लेवल पे हम तेल को यहाँ से इन कर देंगे, यहाँ से ख़राब हो जाता है तेल तो क्या करते हैं, उसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर है आपका
कूलिंग पाइप तुम जनरली ट्रांसफार्मर देखे होगे, मतलब अपने गांव में भी ट्रांसफार्मर देखना, तो हमें मान लो वैसे ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे देखोगे इस तरह से पाइप्स लगे रहते हैं, इस तरह से पाइप, ऐसे फिन्स इनको बोला जाता है, पाइप्स होते हैं। ये पाइप खोखले पाइप होते हैं और उनका कनेक्शन डायरेक्ट इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग के थ्रू ये रहता है। तो होता क्या है कि बाहर की हवा को, बाहर की ठंडी हवा को इस पाइप के थ्रू क्या करते हैं, इसमें पहुंचाते हैं। इसका मेन काम है एयर कूलिंग का। क्या काम है? एयर कूलिंग का, मतलब ठंडी हवा को इस बाइंडिंग के अंदर पहुंचाते हैं। तो 10 kV या 25 kV तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तो जनरली ऑयल कूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो 25 के ऊपर जाए, वो 63 kV 100 kV उससे ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें ऑयल कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो एयर कूलिंग तो होता ही है, साथ में ऑयल कूलिंग भी होती है। तो ये जो इसमें देखो ये लगा हुआ है, ये वाला, इसी को हम कहते हैं क्या? कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप का मतलब बाहर की ठंडी हवा को इसके अंदर पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो हीट होती है बाइंडिंग में, वो क्या होती है, उसको ये ठंडा करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑयल गेज हो गया। ऑयल गेज देखो यहाँ लगा हुआ है, जो तेल की मात्रा को बताता है। ऑयल गेज का मतलब इसे बाइक में बताता है तेल खत्म होता है, उसी तरह से भी मतलब इंडिकेट करता है। फिर आ जाता है प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल। प्राइमरी टर्मिनल का मतलब, अभी ये जो ट्रांसफार्मर जनरली हम प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा। तो प्राइमरी साइड ST होगी और सेकेंडरी साइड क्या होगी? LT होगी। देखो यहाँ पे जो टर्मिनल बना हुआ है, ये मान लो 11,000 वोल्ट यहाँ से आ रहा है 3 का, और ये तीनों बाइंडिंग देखो, ये प्राइमरी बाइंडिंग तीनों से क्या कर दिया गया, जुड़ा गया है। और इसके बाद ये जो है LT टर्मिनल है, देखो ये जो है तीनों, देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये तीनों यहाँ लिखा हुआ है। ये LT पोर्सलिन का बुश होता है, तो ये 4 या 5 पॉइंट वहाँ पे बने होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी जो आ रही है, तीनों प्राइमरी टर्मिनल हो गए, और सेकेंडरी पे जो जा रहा है वो क्या हो गए, 1 2 3 जो टर्मिनल हो गए, क्या हो गए, ये हो गए आपके सेकेंडरी टर्मिनल। इसके बाद यहाँ पे देखो ये है आपका क्या, अर्थ पॉइंट। ट्रांसफार्मर को यहाँ पे अर्थ पॉइंट पे क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है, ताकि फॉल्ट कंडीशन में या बॉडी में कहीं करंट आए तो क्या करे, सेफ्टी के लिए ज़मीन में क्या हो जाए, मतलब चली जाए। फिर आता है आपका एक्सप्लोजन या वेट वाल्व। ठीक है, तो देखो एक्सप्लोजन या वेट वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। फिर है कंजर्वेटर। देखो एक कंजर्वेटर, ये पूरा ये मैकेनिज्म है कंजर्वेटर का। इसका काम क्या होता है, इसमें एक्चुअली एक रिले रखा होता है। यहाँ पे जो कंजर्वेटर होता है, इस कंजर्वेटर में क्या होता है, बुकोल्ज रिले लगा होता है। बुकोल्ज रिले का काम क्या है कि अब देखो सीधी सी बात है कि ये ब्रीदर है, इस ब्रीदर से ठंडी हवा को, यहाँ से भी एक ठंडी हवा को क्या करता है, इसके थ्रू इसमें भेजता है, इसकी बाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए। तो ठंडी हवा में इधर से जब जाता है तो ठंडी हवा में हवा के साथ नमी न चली जाए। नमी का मतलब मॉइस्चर यदि चला जाएगा तो जाके क्या करेगा, बाइंडिंग को नमी देगा, तो बाइंडिंग क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। क्योंकि नमी क्या है, मतलब एक तरह से हम कहें, नमी की वजह से, नमी इलेक्ट्रिकल का एक तरह से दुश्मन माना जाता है। तो इसीलिए जो ब्रीदर के थ्रू इसमें एयर जाती है, वो नमी मतलब न जाए उसमें, उसी के लिए क्या होता है, सिलिका जेल लगाया जाता है। सिलिका जेल जो होता है ये लगाया जाता है, तो नमी को क्या करता है, सोख लेता है। तो जब ये शुद्ध अवस्था में रहता है, जब ये शुद्ध अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, ये नीला होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे सूखता है, हल्का हल्का नमी सूखेगा तो गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सूख लेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा सूखने के बाद ये हो जाता है क्या, वाइट हो जाता है। तो फिर इसको निकाल के या तो चेंज कर दें, या इसी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इसकी नमी खत्म हो जाती है, फिर इसको लगा देते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि इसके मतलब जो एक कंजर्वेटर लगा हुआ है, इसके थ्रू जो ब्रीदर के थ्रू जो एयर मतलब जाती है, उस एयर से नमी को सोखने के लिए लगाया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका कंजर्वेटर, ब्रीदर और सिलिका जेल। तो कंजर्वेटर, ब्रीदर और सिलिका जेल इसका मुख्य मैकेनिज्म पूरे का ही, इसका मतलब पूरा मैकेनिज्म मतलब हमारा मतलब है इसका कूलिंग से ही है। एक तो इसमें ऑयल गेज लगा रहता है जो तेल की मात्रा को बताएगा, दूसरा इस कंजर्वेटर में बुकोल्ज रिले लगा होता है। बुकोल्ज रिले भी क्या करेगा, बुकोल्ज रिले एक ऐसा फॉल्ट है जो मतलब हीटिंग की वजह से या वो फॉल्ट होगा जो इसको ट्रिप कर देता है ट्रांसफार्मर को। तो ये रिले का काम करता है, मान लो बाइंडिंग ज़्यादा हीट हो रही है, तेल उसमें कम है, तो बुकोल्ज रिले का होगा, ऑपरेट करके इसको ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, और ये ब्रीदर और सिलिका जेल यहाँ पे लगा हुआ है। टैपिंग स्विच, टैपिंग स्विच देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, टैपिंग स्विच होता है, जिससे हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। जैसे तुम स्टेबलाइजर देखे होगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें हम स्विच से क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक टैपिंग स्विच क्या होता है, लगा रहता है। फिर बुकोल्ज रिले और थर्मोमीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 रिले लगे हुए हैं। एक है यहाँ पे देखो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है
जो इसके अंदर बाइंडिंग हीट हो रही है तो उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। ये वाला हिस्सा देखो जो लगा हुआ है, ये थर्मोमीटर है जो क्या करता है, टेम्परेचर को, आपके टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। जब ये टेम्परेचर को मेजर करेगा तो मान लो हाई टेम्परेचर रहेगा तो इसमें एक सायरन लगा होता है, तो हाई टेम्परेचर की स्थिति में क्या होता है, सायरन बजने लगता है और हम जाके क्या करेंगे, उसको ट्रिप कर देंगे ट्रांसफार्मर को, ताकि बाइंडिंग उसकी जलने ना पाए। क्लियर है? चलिए, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है किसका, बुकोल्ज रिले का। बुकोल्ज रिले क्या करता है कि यदि मान लो बुकोल्ज रिले यहाँ पे जो लगा हुआ है, बुकोल्ज रिले ये क्या करता है, इसके अंदर यदि कोई भी मतलब इंटरनल फॉल्ट हो रही है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो लगा होता है, इसके अंदर आउटर बाहरी फॉल्ट को नहीं, ट्रांसफार्मर के अंदर यदि कोई अंदरूनी फॉल्ट हो रही है, इंटरनल फॉल्ट हो रही है, तो उस फॉल्ट को क्या करता है, रोक देता है और सर्किट ब्रेकर को सूचना देकर क्या करता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे पार्ट हो गए। एक बार और जल्दी डेमो ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। कोर के बारे में जान रहे हो, कोर होता है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, तो कोर के ऊपर ये प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। आयल टैंक आप देख रहे हो, ये जनरली मतलब 25 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर आयल क्यों होता है, कूलिंग के लिए, बाइंडिंग के कूलिंग के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर चलते चलते बाइंडिंग गर्म हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें हो गया कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप पे देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इस तरह से कूलिंग पाइप जो होता है ये एयर के थ्रू क्या करता है, वाइंडिंग को कूल करता है। चलिए, आयल गेज वहाँ पे देख ही रहे हो, प्राइमरी टर्मिनल्स और सेकेंडरी टर्मिनल्स। प्राइमरी टर्मिनल्स क्या होगा, जिधर सप्लाई इन करती है प्राइमरी पे और जिधर आउट मतलब गोइंग पे जाती है, क्या हो गया, सेकेंडरी टर्मिनल हो गया। मतलब कुल मिला के प्राइमरी टर्मिनल का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के जिस सिरे को हम सप्लाई से जोड़ते हैं वो प्राइमरी हो गया, और जिस सिरे से हम लोड को जोड़ते हैं वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। क्लियर है? चलिए, अर्थ पॉइंट है और डाटा प्लेट इसमें एक छूट गया था। डाटा प्लेट, हर एक मशीन पे एक प्लेट लगा होता है, उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा बता दें कि सबसे पहले चीज़ की मशीन की क्षमता क्या है, उसमें सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर दिया रहेगा तो उस डाटा प्लेट से ही तुम जान पाओगे। ये जो डाटा प्लेट ऐसे बना रहेगा, स्टील का लगा होगा इस पर, तो इस पर उसकी क्षमता रहती है। क्षमता किस में होगी, केवीए में, तो केवीए में मान लो 100 kVA का है तो 100 लिखा होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी किस में जुड़ी है, मान लो ये डेल्टा में है और ये क्या है, स्टार में है, या ये स्टार में है, डेल्टा में। तो ये भी बताएगा कि मतलब उसके बाद क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। मान लो इनपुट 11,000 वोल्ट है और उसको क्या कर रहा है, 220 में या 440 में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जिससे हम जान जाएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन है। तो और भी कई चीज़ों का डाटा इसमें क्या होता है, दिया रहता है, जिसके बारे में हम जान पाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, प्राइमरी करंट कितना होगा, सेकेंडरी करंट कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इसमें क्या होंगी, दी गई रहेंगी। तो मुख्य रूप से इसमें यही रहता है, केवीए बताता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन बताता है कि स्टार में प्राइमरी है कि डेल्टा में है, या सेकेंडरी स्टार में है कि डेल्टा में है। तो ये सारे पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम इसके मतलब नेक्स्ट क्लासेज में हम आगे इसमें और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसफार्मर का मतलब ईएमएफ इक्वेशन होगा, कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, उसका ईएमएफ इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसको करेंगे। ठीक है, ओके।